वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। अभी तक के सेशंस में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन किसी भी क्वेश्चन में अगर हो। सुनील कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग। चलिए बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे यहाँ पर, और बात हो चुकी थी 197 क्वेश्चन तक, राइट। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये देख लिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स डीबीएमएस। ओपन सोर्स का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके थे, यानी वो सॉफ्टवेयर, वो ऑपरेटिंग सिस्टम या वो डेटाबेस जो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और जिसके सोर्स कोड को भी हम देख सकते हैं, है ना, तो वो हमारा ओपन सोर्स होता है। इस केस में आपका आंसर था MySQL। यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। अब बात करेंगे नए क्वेश्चन की यहाँ से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 198। शायद ये क्वेश्चन भी डिस्कस हो चुका था कि लेटेस्ट वर्जन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा है। तो आंसर था इसका मॉन्टेरी। मॉन्टेरी इज कंसीडर्ड एज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे मैक OS 12 की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां तक देखिए, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, दैट इज मैकिंटोश। और ये किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आंसर है एप्पल का। तो दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एप्पल, यानी एप्पल के जितने भी डेस्कटॉप है उसमें मैक का यूज होता है, और एप्पल के जितने भी मोबाइल वर्जन है वहां पर जो यूज होता है वो iOS है ना। कौन सा है? दैट इज iOS। नेक्स्ट देखिए। अब ये आया बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। नेम द इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। उस डिवाइस का नाम बताइए जो कि इंटर नेटवर्किंग है। हब, ब्रिज, राउटर, स्विच या गेटवे। देखिए, इंटर नेटवर्किंग का मतलब होता है जो नेटवर्क को कनेक्ट करे। इंटर का मतलब बीच में, तो जो नेटवर्क के बीच में काम करती है, नेटवर्क को कनेक्ट करती है, वो डिवाइस कौन सी है? तो याद रखिएगा, बाकी जितनी भी नेटवर्किंग की डिवाइस हैं, जैसे आपका हब हो गया, ब्रिज हो गया, स्विच हो गया, गेटवे हो गया, मॉडेम हो गया, वो सब आपकी नेटवर्किंग कंसीडर की जाती है। लेकिन राउटर एकमात्र ऐसी डिवाइस है जो कि इंटर नेटवर्किंग डिवाइस की कैटेगरी में आती है। तो आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? राउटर इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर मेरे कुछ क्वेश्चंस आप लोग से रहने वाले हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, राउटर OSI मॉडल के किस लेयर पर काम करता है? बताइएगा। राउटर OSI मॉडल के किस लेयर पर काम करता है? फटाफट से बताइए मुझे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो राउटर से अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपका यहां पर जो पूछा गया था वो क्या, एक बार अच्छे से देख लेते हैं सभी पॉइंट्स के बारे में। राउटर, तो यहां पर आपने देखा कि ये कैसी डिवाइस है? इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। दूसरा क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा कि OSI मॉडल में किस लेयर में आपका काम करता है राउटर, है ना। तो उस लेयर का नाम बताइए जिसमें राउटर काम करता है। बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, दैट इज नेटवर्क लेयर। दैट इज नेटवर्क लेयर। और नेटवर्क लेयर कौन सी लेयर होती है? थर्ड लेयर होती है OSI मॉडल की, फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क।
तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि राउटर डेटा को किस फॉर्मेट में ट्रांसफर करता है, किस फॉर्मेट में ट्रांसफर करता है। मीन्स अगर इंग्लिश में बात करें तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है, इन विच फॉर्मेट राउटर ट्रांसफर द डेटा। तो राउटर किस फॉर्मेट में डेटा को ट्रांसफर करता है, ये अगला क्वेश्चन बनेगा। और यहां पर आपका आंसर क्या होगा, पैकेट्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा, पैकेट्स के फॉर्म में। आपने शायद एक बात सुनी होगी कि इंटरनेट पर जो भी ट्रैवल होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में ही डेटा ट्रैवल होता है। इसके पीछे का रीजन समझो। देखिए, आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो उस समय डेटा जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में ना ट्रैवल होकर इंडिविजुअल फॉर्म में ट्रैवल होता था। फिर बाद में क्या किया गया, इसको पैकेट के अंदर रखकर ट्रैवल करवाना शुरू किया गया। जैसे एनवलप होता है ना, उसी तरीके से डेटा को मूव करवाना शुरू किया। अब ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे का रीजन समझिएगा। जब इंडिविजुअल फॉर्म में डेटा ट्रैवल करता था तो जो हमारे हैकर होते थे वो कहते थे ये डेटा हमें दे दो ठाकुर, है ना, वो डेटा मांगते थे। हैकर क्या करता था, इस इंडिविजुअल डेटा को लेने की कोशिश करता था और बहुत ही आसानी के साथ इस डेटा को लेने में क्या हो जाता था, कामयाब हो जाता था। फिर क्या किया गया, कहा डेटा को सुरक्षित तरीके से ट्रैवल करवाने की रिक्वायरमेंट है, जहां पर डेटा को पैकेट्स के अंदर बंद करके ट्रैवल करवाया गया। फिर ये हैकर आया, इसने कहा ये डेटा हमें दे दो ठाकुर, लेकिन पैकेट को बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी ये लेने में कामयाब नहीं रहा। तो इसलिए पैकेट में जो डेटा होता है वो काफ़ी सिक्योर होता है। लेकिन हैकर भी कम नहीं होते, हैकर भी पैकेट से डेटा निकालने में कई बार कैपेबल हो जाते हैं। इस केस में वीपीएन टनल का यूज़ करते हैं, जहां पर इस टनल की मदद से डेटा को सिक्योर तरीके से ट्रैवल करवाया जाता है। और याद रखिएगा, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डेटा होते हैं, जितने भी सरकारी डेटा होते हैं, उनको सैटेलाइट की माध्यम से ट्रैवल करवाया जाता है। दैट इज ट्रैवल विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, जो कि वाईफाई मोड में से सबसे सुरक्षित एक मोड होता है। दैट इज कॉल्ड वाया सैटेलाइट। तो समझ गए यहां पर पैकेट्स का पूरा खेल क्या है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेम द फाउंडर ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के फाउंडर का नाम बताइए। तो हम आपको बता चुके हैं कि एंड्रॉयड आपका कैसा है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड के अलग अलग वर्जन के नाम भी हमने आपको प्रीवियस वर्जन में, प्रीवियस टॉपिक में, प्रीवियस चैप्टर में बताया था, प्रीवियस डे में। तो वहां पर अलग अलग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम भी आप लोगों ने देखे। एंड्रॉयड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पहला वर्जन होता है वो क्या है, कपकेक। लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, स्नोकॉन। और इसके फाउंडर कौन है, एंडी रूबिन। लेकिन एंडी रूबिन के साथ साथ निक सीड्स और रिच माइनर, ये तीनों इसके फाउंडर हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। मेन क्रेडिट जो जाता है वो जाता है किसको, एंडी रूबिन को। लेकिन इसके साथ में जो को मैन्युफैक्चरिंग में मदद करी, को फाउंडर्स कहलाते हैं, वो है निक सीड्स और रिच माइनर। तो इस तरीके से इसके तीन तीन पापा हो गए, 3 फाउंडर्स, 3 इन्वेंटर्स आर देयर, बिलोंग्स टू एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा क्या रहा है, इट इज अ 2010 बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म अबाउट द फाउंडिंग ऑफ फेसबुक। फेसबुक पर एक मूवी बनी थी 2010 में, जो कि फेसबुक की बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी के नाम से बहुत फेमस हुई। आपसे कहा जा रहा है कि इस मूवी का नाम बताइए। द प्योर नेटवर्क, द फ्रेंड्स जोन, द बेस्ट कम्युनिटी, द सोशल नेटवर्क या द मार्क स्टोरी। तो बिल्कुल इस फिल्म का जो नाम था वो था
दी सोशल नेटवर्क बहुत ही फेमस फिल्म हुई है, जहां पर मार्क जुकरबर्ग ने किस तरीके से फेसबुक को स्टार्ट किया, फेसबुक में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, फेसबुक का नाम पहले जो था वो फेस मैश के नाम से था, जिसको आगे चलकर फेसबुक में कन्वर्ट किया। तो ये पूरी स्टोरी यहाँ पर दिखाई गई है। बिल्कुल सही, दी सोशल नेटवर्क इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूज ऑफ कंप्यूटर मॉडलिंग एंड सिमुलेशन दैट इनेबल्स अ पर्सन टू इंटरेक्ट विद द आर्टिफिशियल 3 डायमेंशनल विजुअल और अदर सेंसरी इन्वायरमेंट। कह रहा है 3D इन्वायरमेंट में अगर हम आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के सेंस में, कंप्यूटर मॉडलिंग और सिमुलेशन में, तो इसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बॉट्स, वर्चुअल रियलिटी या ब्लॉकचेन या फिर डेटा साइंस? करेक्ट आंसर होगा दिस इज कॉल्ड VR, वर्चुअल रियलिटी। जैसे कि आपने कई बार मूवीज देखी होंगी जो 3D मूवीज होती हैं, उसमें आपको एक स्पेक्स दे दिया जाता है, एक चश्मा दे दिया जाता है जो कि काफ़ी स्पेशल टाइप का होता है, 3D स्पेक्स कहा जाता है उन्हें। तो वहाँ से आप वर्चुअल रियलिटी का मजा ले सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी क्रिकेट के फॉर्म में भी आपने शायद मॉल्स में खेला होगा ना, जहाँ पर एक रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट होता है ना, चौके छक्के मारने का पूरा फ्रीडम मिलती है। ये वर्चुअल रियलिटी की मदद से पॉसिबल है। तो आंसर क्या होगा? VR इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा, which of the following is the type of software that has self-replicating software that causes damage to files and system? बताइए। तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कभी भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग यानी आत्मनिर्भर की बारे में बात हो तो यहां पर आंसर क्या होगा? या तो वायरस होगा या वॉर्म होगा। लेकिन अगर दोनों दिए हुए हैं वायरस और वॉर्म, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? वॉर्म को देंगे सेल्फ रेप्लिकेटिंग के केस में। तो वॉर्म आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन याद रखिएगा, अगर यहाँ पर वॉर्म ऑप्शन में नहीं है तो आंसर हो जाएगा वायरस। लेकिन अगर सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर के केस में वॉर्म है तो आंसर क्या होगा? वॉर्म होगा। नेक्स्ट देखिएगा, दिस इज इंटरनेट कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स that are able to collect and transfer data over a wireless network without human intervention। बिना किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के इंटरनेट पर जो ऑब्जेक्ट्स आपके कनेक्टेड होते हैं, कलेक्टेड होते हैं, डेटा ट्रांसफर करने में वाईफाई की मदद से मदद करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसे कहा जाता है। अब क्वेश्चन आपके मन में होगा कि सर IoT होता क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? तो देखिए, ये इंटरनेट का एडवांस्ड फॉर्म है IoT, जहां पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है गाइस? दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है, थिंग्स मतलब क्या होता है? सामान। यानी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी थिंग्स हैं, उनको इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जो घड़ियां हैं, वॉचेस हैं, उसको हम इंटरनेट से कनेक्ट कर दें। और आजकल है भी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वॉच। कि वॉचेस कैसी हो गई? स्मार्ट, यानी वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। जैसे एप्पल की बहुत सारी ऐसी वॉचेस आजकल हैं जो नॉर्मली हमारे इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं। कह रहा है कि अगर हम रेफ्रिजरेटर यानी आपकी फ्रिज को भी इंटरनेट से कनेक्ट कर दें तो ये भी आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा। आपकी हर एक सामान को, जैसे चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो या फिर वो आपका एयर कंडीशनर हो या फिर वो आपका टेलीविज़न सेट हो, जो ऑलरेडी आप देखते हैं टीवी में आजकल एंड्रॉयड एप्लीकेशंस आपकी चलती हैं स्मार्ट टीवी में, तो ये भी आपका क्या है? IoT का ही कॉन्सेप्ट है। तो इससे फ़ायदा क्या है? जैसे सपोज करिए अभी हाल ही में अमेरिका में एक बहुत बढ़िया केस सामने आया, वो केस IoT का था। वो केस क्या था? अमेरिका में एक पर्सन थे जिनकी एज अप्रॉक्स 65 ईयर्स की थी, ओल्ड एज पर्सन थे। ये रास्ते में कहीं ट्रैवल कर रहे थे और ट्रैवल करते करते इनको हार्ट अटैक आया। क्या आया? हार्ट अटैक। अब इन्होंने स्मार्ट वॉच पहनी हुई थी
तो इनके स्मार्ट वॉच ने क्या किया, ये ऑब्जर्व कर लिया कि इनकी जो हार्ट बीट है, जो धड़कन है ना, वो रुक चुकी है, यानी उसमें कुछ कमी आई है, मतलब अभी वो उनकी सांसें चल रही थी। तो उस स्मार्ट वॉच ने ये ऑब्जर्व कर लिया कि हार्ट बीट्स की जो रेट है वो पहले से क्या हो चुकी हैं, कम हो चुकी हैं। और ऑटोमेटिक जो उसमें डॉक्टर का नंबर सेव था इनके फ़ोन में, ऑटोमेटिक स्मार्ट वॉच की मदद से कॉल लग गई, किसको, डॉक्टर को। मतलब कॉल इन द सेंस मैसेज चला गया कि द पर्सन इज इन ट्रबल, और वहां पर उसकी जीपीएस की लोकेशन को सेंड कर दिया गया। जितने भी नंबर उसके मोबाइल फोन में थे उन सभी को जीपीएस अलर्ट पहुंच गया कि ये पर्सन इज नॉट फिट। ये पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ व्हाट, स्मार्ट वॉच की मदद से, आईओटी के कॉन्सेप्ट से, जो कि अमेरिका में बहुत तेजी के साथ में पॉपुलर हो रहा है। और लोकेशन मिलते ही लोगों ने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उनका फ़ोन उठा नहीं। लोकेशन पर लोग पहुंच गए तुरंत और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। तो यानी ये सब चीज़ें किसके थ्रू पॉसिबल हुई, इंटरनेट ने एक इंसान की जान बचाई। ये काफ़ी ट्रेंडिंग न्यूज़ भी रही थी पिछले कुछ दिनों। तो ये क्रेडिट जाता है किसको, आईओटी को, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को। क्लियर है। तो यही बात यहां पर हो रही थी, दिस इज एन इंटरनेट कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स that are able to connect and transfer data over a wireless network without human intervention. Next देखिए, Internet of Things. It provides pictorial representation of given problem. जो प्रॉब्लम गिवन है उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या पिक्चर्स के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, बताइएगा। तो बिल्कुल दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में हम लोग किसका यूज करते हैं, पिक्चर्स का यूज करते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं इंडिकेट करने के लिए। तो आंसर यहां पर क्या होगा गाइस, फ्लो चार्ट इज दी करेक्ट आंसर। एल्गोरिथम हमने आपको बताया था कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सबसे पहले हम एल्गोरिथम बनाते हैं, फिर उसके बाद हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, फिर कोडिंग उस पर करते हैं। तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट ये आपके क्रूशियल स्टेप होते हैं। इसमें अगर गलती होगी है ना, तो आपका पूरा ही प्रोग्राम, पूरी ही कोडिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, विच इज गूगल एल्गोरिथम। इसमें से आपको बताना है कि गूगल की एल्गोरिथम कौन सी है। गूगल की एल्गोरिथम का मतलब क्या है, पहले तो ये समझिए। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि अगर आप सपोज करिए फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील पर कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी देखते हैं, आपके ऑर्डर करते ही, आपके देखते ही वो चीज़ें आपको फेसबुक पे दिखने लगती हैं, वही चीज़ें आपको गूगल भी सजेस्ट करने लगता है। तो ये गूगल की एल्गोरिथम है जो हर एक चीज़ को रीड करती है और हर साल ये चेंज होती रहती है। तो कह रहा है इसमें से गूगल की एल्गोरिथम कौन सी है, नाम बताइए। पांडा, पेंगुइन, हमिंग बर्ड, पिजियन एंड फ्रेड या ऑल ऑफ दीज। तो आंसर है ये सभी आपकी गूगल की एल्गोरिथम है। ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो गूगल की जो अभी तक फेवरेट या फेमस एल्गोरिथम हुई हैं उसमें से पांडा भी है, पेंगुइन भी है, हमिंग बर्ड बहुत फेमस हुई, पिजियन एंड फ्रेड, तो ये सब आपकी गूगल की एल्गोरिथम्स है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी इसमें एल्गोरिथम है जो गूगल की नहीं है ना, तो इसके लिए आपको ये पता चल गया कि ये आपकी गूगल की होती हैं। इसके अलावा कोई और नाम अगर मिलेगा तो दैट इज नॉट अ गूगल एल्गोरिथम। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विच बस इज यूज टू कनेक्ट द मॉनिटर टू द सीपीयू। मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए या सीपीयू को मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए कौन सी केबल यानी कौन सी बस की रिक्वायरमेंट होती है, सिंगल बस, एससीएसआई बस, मल्टीपल बस, रैम बस या ऑल ऑफ दीज। तो हम लोग जानते हैं कि सीपीयू और मॉनिटर के बीच में जब कनेक्शन करना होता है तो वहां पर एससीएसआई बस का यूज करते हैं, यानी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस का यूज यहां पर होता है। एससीएसआई का मतलब क्या है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेम दी व्हाट्सएप सर्विस फॉर स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर एंड बिजनेसेस। व्हाट्सएप की सर्विस का नाम बताइए
जो व्हाट्सएप ने शुरू करी है स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स या बिजनेस पर्सन्स के लिए, इसे हम किस नाम से जानते हैं? व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप बिजनेस, व्हाट्सएप एपीआई, व्हाट्सएप पे या ऑल ऑफ दीज। तो व्हाट्सएप चैट तो व्हाट्सएप का चैटिंग विंडो है, यहाँ पर हम लोग चैट कर लेते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस क्या है? ये बिजनेस व्हाट्सएप का ही बिजनेस प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप बिजनेस। व्हाट्सएप एपीआईज क्या है? जैसे आप लोग ने देखा होगा कि फेसबुक पर भी व्हाट्सएप को कनेक्ट किया जा सकता है और डायरेक्टली फेसबुक से व्हाट्सएप पर मैसेज किया जा सकता है। तो ये है आपकी व्हाट्सएप एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसको बोलते हैं। एपीआई का मतलब क्या है गाइस? दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई। एपीआई होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट भी जरा समझिए। व्हाट डू यू मीन बाय एपीआई? बेसिकली एपीआई होता है थर्ड पार्टी सपोर्ट। जैसे हम व्हाट्सएप को किसी भी वेबसाइट पर इंटीग्रेट कर सकते हैं, व्हाट्सएप को किसी भी पोर्टल पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप अपनी एपीआई देता है, कोड देता है, उसको हम कोडिंग के तहत किसी भी वेबसाइट पर लगा सकते हैं। ऐसे ही फेसबुक भी देता है। हम किसी भी वेबसाइट पर, आप देखते होंगे कई सारी वेबसाइट्स जो होती हैं उसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनके लोगो आपको दिखते हैं, जहां पर आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करके उनके उस प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं या तो वहीं पर लॉगिन करने के लिए आपसे कहता है। तो ये जो बेसिकली होती है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एपीआईज। ऐसे ही यूट्यूब भी प्रोवाइड करता है अपनी एपीआई। आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट हैं जो यूट्यूब के लिंक को वेबसाइट में एम्बेड कर देती हैं। तो ये भी पॉसिबल है एपीआई की मदद से। तो अब एपीआई को कुछ इस तरीके से मानिए कि ये एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कोई भी एप्लीकेशन किसी दूसरी जगह चल पाती है ना। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एपीआई। समझ में आया? व्हाट्सएप पे क्या है? व्हाट्सएप ने पेमेंट सिस्टम इंटीग्रेट कर दिया है। व्हाट्सएप ने, आप लोग जानते होंगे, जैसे हम लोग कई सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पेमेंट करते हैं, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, तो वैसे ही व्हाट्सएप ने भी अपना पेमेंट सर्विस इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज कॉल्ड व्हाट्सएप पे। तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी पेमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेम द फाउंडर ऑफ यूएसबी। यूएसबी मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी पोर्ट्स होते हैं 1.0, 2.0, 3.0, अलग अलग तरीके के पोर्ट्स। तो कह रहा है फाउंडर ऑफ यूएसबी के फाउंडर कौन है? तो आंसर यहां पर होगा आपका अजय भट्ट। भारतीय हैं, इंडियन है। फाउंडर ऑफ यूएसबी अजय भट्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जॉन बैकस कौन है ये बताइएगा। बहुत ही पॉपुलर नाम है जॉन बैकस। सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? सबसे पहली जो HLL है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज है, उसे हम बोलते हैं फॉरट्रैन। ये सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज मानी जाती है और इसी के फाउंडर हैं जॉन बैकस, फाउंडर ऑफ फॉरट्रैन, मिस्टर जॉन बैकस। फॉरट्रैन की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, दैट इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात हमने यहाँ पर करी है, तो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के बारे में भी यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग। वैसे तो हम पूरे टॉपिक में आपको बताएंगे ही, लेकिन यहाँ पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लीजिए। देखिए, जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? बेसिकली सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको कई सारे पार्ट्स में, कई सारी जनरेशन में डिवाइड किया गया है। जैसे वन जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में यूज होने वाली, सेकेंड जनरेशन में यूज होने वाली, थर्ड जनरेशन में यूज होने वाली। GL का मतलब क्या है? जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो बेसिकली फर्स्ट जनरेशन के केस में
आपकी आती है बहुत ही प्यारी राज दुलारी, दैट इज कॉल्ड बाइनरी, या जिसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होती है। ये आपकी फर्स्ट जनरेशन में आती है। सेकेंड जनरेशन में आती है आपकी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जहां पर निमोनिक्स का यूज होता है। किसका यूज होता है? ये एग्जाम में पूछा जाता है कि निमोनिक्स का इस्तेमाल किस में होता है, तो आंसर है असेंबली लैंग्वेज में। निमोनिक्स किसके फॉर्म में होते हैं? तो सिंबल के फॉर्म में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ADD, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL, जंप करवाने के लिए किसी भी कोड को JMP, कोड की ब्रांचिंग करने के लिए BRA। तो इस तरीके के कई सारे आपके क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं, या जिनको हम क्या बोलते हैं गाइस, निमोनिक्स बोलते हैं। कुछ समझ में आया? थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आपकी होती है हाई HLL, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज ये आपकी थर्ड जनरेशन में आती है, जैसे बेसिक, कोबोल, पास्कल, C++, जावा, C#। तो ये बेसिकली जो आपके लैंग्वेजेस हैं जो सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ की जाती हैं, इनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? थर्ड जनरेशन की कैटेगरी में रखते हैं। फोर्थ जनरेशन कैटेगरी में आपकी आती हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेबसाइट डेवलपमेंट प्लस वेबसाइट डेवलपमेंट एंड यू कैन से डेटाबेस डेवलपमेंट वाली। ये आपकी आती हैं फोर्थ जनरेशन में। वेबसाइट डेवलपमेंट मतलब आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, है ना? अब तक तो याद हो गया होगा आपको। ये वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए होती है। और डेटाबेस डेवलपमेंट के लिए कौन सी होती है? दैट इज SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये आपकी फोर्थ जनरेशन में होती है। फिर आती है आपकी फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। इसका यूज होता है रोबोट्स बनाने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, AI के लिए, या फिर KBS यानी नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स के लिए। ये है आपकी फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में आपकी दो लैंग्वेजेस आती हैं, लिस्प एंड प्रोलॉग। बहुत ही फेमस है लिस्प एंड प्रोलॉग। ये आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, KBS नॉलेज बेस्ड सिस्टम डेवलप करने के लिए यूज की जाती है। तो ये आपकी लैंग्वेजेस की क्या हो गई गाइस, जनरेशन हो गई। ठीक है, जहां पर फर्स्ट और सेकंड को लो लेवल भी कहा जाता है। फर्स्ट प्लस सेकंड जनरेशन लैंग्वेज इज कॉल्ड एज लो लेवल। ठीक है, थर्ड जनरेशन को क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। अब एक बार इसका मतलब भी समझ लो कि लो लेवल और हाई लेवल का मतलब क्या है। लो लेवल का मतलब होता है जो हार्डवेयर के बहुत क्लोज होती है। ये क्या होती हैं? हार्डवेयर के क्लोज होती हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर 0-1 का यूज होता है बनाने के लिए, या फिर यहां पर निमोनिक्स का यूज होता है ना? आप समझ रहे होंगे ऊपर से कनेक्ट करके, या तो यहाँ 0-1 का यूज होता है या तो निमोनिक्स का यूज होता है। तो ये आपकी लो लेवल है, जिसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर करते हैं हार्डवेयर को डेवलप करने के लिए। किसको डेवलप करने के लिए? हार्डवेयर, या फिर आपकी जो ड्राइवर्स होते हैं, ना, जैसे प्रिंटर के लिए ड्राइवर है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे ड्राइवर्स होते हैं, ऑडियो ड्राइवर्स, वीडियो ड्राइवर्स, वेबकैम ड्राइवर, स्कैनर का ड्राइवर, प्रिंटर का ड्राइवर, है ना, और भी बहुत सारे ड्राइवर्स। तो ये ड्राइवर कैसे बनते हैं? लो लेवल में। इसलिए इसके जो प्रोग्रामर्स होते हैं ना, वो बहुत रेयरली मिलते हैं, बहुत कम होते हैं जो हार्डवेयर और ड्राइवर्स डेवलप करने वाले होते हैं। तभी आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ड्राइवर्स
आपको बहुत कम ड्राइवर में अपडेशन मिलता है देखने को, क्योंकि इनके जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं, क्योंकि इसको प्रोग्राम कर पाना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए इसको लो लेवल बोलते हैं। लो लेवल का मतलब कंप्यूटर के लिए लो लेवल है, और जो कंप्यूटर के लिए लो होगा वो ह्यूमन बींग्स के लिए हाई होगा, है ना, उल्टा होता है। तो ये कंप्यूटर के लिए क्या है, लो लेवल है, लेकिन इंसानों को 0-1 में कोडिंग कर पाना इतना आसान नहीं लगता। वेयर थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, ये इंग्लिश में लिखी जाती है। किस में होती गाइज, ये इंग्लिश के फॉर्म में होती है। हाई लेवल किसके लिए है, अगेन कंप्यूटर के लिए हाई लेवल है ये। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर को इंग्लिश समझ में नहीं आती, और कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, लो लेवल यानी मशीन। तो अब यहां पर रोल हाई लेवल का क्या होता है कि इस इंग्लिश को किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, मशीन में कन्वर्ट कर दिया जाए, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाए। और ये काम कौन करता है, ये काम करता है आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर, जो आप लोग ने पीछे पढ़ा था। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज किसमें करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आया है सर पीएचपी किस में आएगी। देखिए पीएचपी नॉर्मल सी बात है कि पीएचपी का यूज हम सॉफ्टवेयर के लिए भी करते हैं, है ना। तो पीएचपी आपकी वैसे आती कहां पर है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में ही आपकी लाई होती है। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर ना, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करनी है, पीएचपी का यूज कर लेते हैं। तो ये भी आपकी किस में आएगी, हाई लेवल लैंग्वेज में ही आएगी। पाइथन है ना, पीएचपी है, पाइथन है, पाइथन भी आपकी यहीं पर ही काउंट की जाती है। बस फोर्थ में वेबसाइट के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और SQL को ही रखते हैं। समझ में आ गई बात, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं अगेन अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। विच कलर पोर्ट इज यूज्ड फॉर माइक्रोफोन। आप लोग ने देखा होगा, अगर आप इस तरीके का, जैसे मैंने यहां पर वियर आउट किया हुआ है माइक्रोफोन, है ना, यहां पर केबल्स होती हैं, दो तरीके की केबल्स होती हैं, और आप देखते हैं कई तरीके के पोर्ट्स होते हैं। तो कह रहा है कि विच कलर पोर्ट इज यूज्ड फॉर माइक्रोफोन, माइक के लिए यहां पर किस तरीके के पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है, ब्लू, ग्रीन, पिंक, व्हाइट या ब्लू। तो आंसर यहां पर होगा, अगर हमें माइक का यूज करना है या माइक्रोफोन का यूज करना है तो पिंक कलर का यहां पर कनेक्शन होगा, है ना। बहुत ही पॉपुलर है ये, और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन भी ये माना जाता है। तो याद रखिएगा कि माइक्रोफोन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से माइक प्लस ईयरफोन, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड माइक्रोफोन। और इसके लिए किसका यूज होता है, पिंक कलर के पोर्ट का यूज होता है। नेक्स्ट देखिएगा, विच कनेक्टर इज यूज टू कनेक्ट हार्ड डिस्क ड्राइव एंड ऑप्टिकल ड्राइव। अभी हम लोग ने एक क्वेश्चन देखा था कि सीपीयू और मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए कौन से पोर्ट का यूज किया जाता है। तो आंसर उस केस में क्या था, SCSI था, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस था। अब बात हो रही है हार्ड ड्राइव और ऑप्टिकल ड्राइव। हार्ड ड्राइव मतलब हार्ड डिस्क, और ऑप्टिकल ड्राइव का मतलब है CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क। इनके लिए कौन से कनेक्टर का यूज होता है, कौन से पोर्ट का यूज होता है, बेसिकली IDE, पाटा, बोथ ऑफ दीज, SCSI या ऑल ऑफ दीज। तो आंसर होगा SCSI, तो हो नहीं सकता। IDE और पाटा पोर्ट का इसमें यूज होता है, पाटा साटा भी होता है, तो पाटा कहें या साटा कहें या फिर IDE, साटा को IDE भी बोलते हैं। इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट के तरीके से भी इसको हम ट्रीट करते हैं, ठीक। तो आंसर क्या होगा आपका, बोथ ऑफ दीज होगा, पाटा भी सही है। पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, वेरेज IDE इंटीग्रेटेड डिजिटल इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड IDE। समझ में आया। नेक्स्ट, पाटा और साटा, साटा को ही IDE बोला जाता है ना, इस चीज को याद रखिएगा। इंटीग्रेटेड डिजिटल इन्वायरमेंट या इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दो आपकी फुल फॉर्म होती हैं किसकी, IDE की। लेकिन जो लेटेस्ट इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक, दैट इज द लेटेस्ट फुल फॉर्म ऑफ IDE। कोई कंफ्यूजन यहां तक। नेक्स्ट देखिए, क्रिप्टो करेंसी, देखिए बहुत फेमस है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। नेम द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी।
क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप ये याद रखिएगा कि सतोशी नाकामोटो, है ना, सतोशी नाकामोटो, इन्होंने क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत करी, लेकिन ये अदृश्य हो गए, इनका पता ही नहीं चला कि ये सतोशी नाकामोटो हैं कौन। तो अभी तक इनकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। बस यही कहा जाता है कि क्रिप्टो करेंसी के जो फाउंडर हैं वो सतोशी नाकामोटो हैं। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी होती है जो डिजिटल करेंसी होती है, इसके ऊपर कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं होती। तो इसमें सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? तो आंसर है यहां पर बिटकॉइन। कौन सी है गाइस? बिटकॉइन आपकी सबसे फर्स्ट है। और अभी हाल ही में वैसे इथेरियम भी आपकी क्रिप्टो है, लाइट कॉइन भी है, स्टेलर भी है, डॉज कॉइन भी है। और आजकल आप चर्चा में देख रहे होंगे कि डॉज कॉइन बहुत फेमस है। टेस्ला के जो आपके सीईओ हैं एलोन मस्क, है ना, इन्होंने डॉज कॉइन को ही लॉन्च किया है। तो इन्हीं की करेंसी मानी जा रही है कि इसके ऊपर जो रूलिंग है वो किसकी है? एलोन मस्क की है, डॉज कॉइन। राइट, नेक्स्ट देखिएगा, फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट 5G ऑन अ लार्ज स्केल वॉज। कह रहा है सबसे पहली कंट्री ऐसी कौन सी है जिसने 5G नेटवर्क को अडॉप्ट किया या 5G का इस्तेमाल। अभी हमने पीछे भी शायद इस तरीके के एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि 5G सबसे पहले किस कंट्री में इंप्लीमेंट हुआ, या ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें 5G अडॉप्ट हुआ। तो फर्स्ट कंट्री है दैट इज साउथ कोरिया। बिल्कुल। नेक्स्ट देखिएगा, 5G वॉज डेवलप्ड बाय। 5G टेक्नोलॉजी आजकल देखो काफी सुर्खियों में है, और एक क्वेश्चन ऐसी टर्म से भी पूछा जाता है एग्जाम में, एक से दो क्वेश्चन जो कि ट्रेंडिंग चल रहा हो। तो 5G वॉज डेवलप्ड बाय, 5G से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा इस बार। गूगल, 3GPP, IBM, ट्राई, एप्पल। तो 5G के पीछे जो संस्था है वो याद रखिएगा 3GPP है, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोग्राम के नाम से इसको जाना जाता है, दैट इज 3GPP, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोग्राम। ठीक, तो ये लिखा हुआ है यहां पर थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोग्राम है ना, या प्रोजेक्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के तरीके से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है 5G। नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर हमने आपको बताया था कि एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। बात करें तो इसकी स्पीड की, तो पेटाफ्लॉप्स में स्पीड को मेजर किया जाता है। पेटाफ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होगी? पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। और पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? CDC 6600, ये आपका सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे सर क्रे 1 क्यों नहीं है ना, इसके पीछे का रीजन समझिएगा। सुपर कंप्यूटर के जो फाउंडर हैं वो सीमर क्रे माने जाते हैं, जिन्होंने क्रे 1 कंप्यूटर को बनाया है। लेकिन क्रे 1 से भी पहले जो कंप्यूटर बना दैट इज कॉल्ड CDC 6600। कहीं ना कहीं इसके पीछे IBM का बहुत बड़ा रोल था डेवलप करने के लिए, और उसके बाद क्रे 1 को डेवलप किया गया। लेकिन अगर ऑप्शन में CDC 6600 अवेलेबल नहीं है तो आपका आंसर क्रे 1 होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में CDC 6600 अवेलेबल है तो क्रे 1 यहां पर आंसर नहीं होगा, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो अंकित का भी आंसर यहां पर एक हद तक करेक्ट था, लेकिन वो तब जब CDC 6600 क्वेश्चन के ऑप्शन में अवेलेबल ना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Wi-Fi 802.11ax वर्जन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। देखिए इस वर्जन के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें। वाईफाई एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है UPPCL के केस में। वाईफाई से रिलेटेड आप कुछ फैक्ट जान लीजिए, जैसे इसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब एक संस्था जो वाईफाई को ऑब्जर्व कर रही है, पूरा मेंटेन कर रही है वाईफाई के बारे में, तो वायरलेस फिडेलिटी की फुल फॉर्म हो गई। वाईफाई की जो IEEE स्टैंडर्ड है ना, एक स्टैंडर्ड होता है जिसे हम IEEE बोलते हैं, ये है आपका 802.11 फॉर वाईफाई। इसकी कई सारी जनरेशंस हैं, यानी इसके कई सारे आप कह सकते हैं वर्जन हैं वाईफाई के।
वाईफाई के वर्जन कौन कौन से हैं? सबसे पहले है वाईफाई 802.11a, स्मॉल में है ए। फिर उसके बाद जो सेकंड वर्जन आता है वो है आपका बी। फिर बी के बाद आपका आता है जी। फिर है आपका एन, ए बी जी एन। देन है ए सी और फिर है आपका ए एक्स। तो ये आपके इतने वर्जन हैं। ए वाई पर भी काम चल रहा है। तो ये आपका फर्स्ट वर्जन हो गया। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। ठीक, तो ये 6 वर्जन आपके सामने हो गए वाईफाई के। अब ये वर्जन का मतलब क्या है कि अलग अलग वर्जन में अलग अलग स्पीड है ना। इस वर्जन में कुछ स्पीड है, इसमें कुछ स्पीड है। इसकी स्पीड 5 गीगाहर्ट्ज़ है, इसकी 2.4 से 2.5 गीगाहर्ट्ज़ है। ऐसे इस तरीके से इनकी स्पीड क्या है, बदली हुई है, इसलिए वर्जन भी बदले हुए हैं। अब यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, 802.11ax वर्जन को क्या बोलते हैं? 802.11ax को क्या बोलते हैं इस वाले को? तो यानी ऊपर से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 बोलते होंगे इसको। समझ में आ रहा है ना, 6th वर्जन होगा ये। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, वाईफाई 6 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बात समझ में आई? यस या नो? नेक्स्ट देखिएगा, विच सॉफ्टवेयर। अभी देखो इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है ना। यहां पर कुछ भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वर्जन कौन सा है। लेटेस्ट वर्जन अगर इस समय पूछेंगे तो AX होगा। AY पर अभी काम चल रहा है ना, बीटा फेज में है, अभी लॉन्च नहीं किया गया है। तो लेटेस्ट आपका यही होगा, AX आपका लेटेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू ऑप्टिमाइज द डिजाइनिंग। डिजाइन को ऑप्टिमाइज करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है डिजाइनिंग पर्पज से? MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, टैली है, ERP है या फिर कैड है? तो डिजाइन के लिए कौन सा है, कैड है। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग इसकी फुल फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड कैड। कैड और कैम जैसे सॉफ्टवेयर्स का यूज होता है, आप जानते होंगे। जनरली अगर आपने कोई, जैसे गाड़ी के पीछे जो नंबर होता है ना, वो भी एक तरीके का कैड काम ही कहलाता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में ही वो काउंट किया जाता है। या आपने बैनर्स प्रिंट करवाए होंगे, बड़े बड़े पोस्टर्स होते हैं, ये कैड और कैम जैसी टेक्नोलॉजी के थ्रू ही बनाए जाते हैं। Among these name the open source media player। वेरी नाइस क्वेश्चन। ओपन सोर्स से देखो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ये तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ओपन सोर्स मीडिया प्लेयर आपका कौन सा है। वीडियो लैन क्लाइंट है, पॉड प्लेयर है, गॉम प्लेयर है, साइबर लिंक है या ऑल ऑफ दीज है? तो आप जानते हैं VLC मीडिया प्लेयर आपका कैसा है, ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और VLC की फुल फॉर्म क्या होती है, वीडियो लैन क्लाइंट। तो फर्स्ट यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो VLC की फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए। VLC मीडिया प्लेयर का हर कोई यूज करता है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म बहुत कम लोगों को पता है, दैट इज वीडियो लैन क्लाइंट, VLC। नेक्स्ट देखिए, ऑफिशियल बर्थडे ऑफ इंटरनेट इज कंसीडर्ड ऑन। इंटरनेट का जो बर्थडे है ऑफिशियल, वो कब मनाया जाता है? तो वो ईयर और वो डेट आपको बतानी है। करेक्ट आंसर होगा 1 जनवरी 1983, ऑफिशियल बर्थडे ऑफ इंटरनेट 1 जैन 1983। नेक्स्ट देखिएगा, इट इज एनीथिंग विच यू सर्च इंजन कैन नॉट सर्च। अगेन अ वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। कह रहा है ये एक ऐसी चीज है जिसे सर्च इंजन भी सर्च नहीं कर सकता, इसे क्या बोलते हैं? हॉन्टेड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, सरफेस वेब, डीप वेब या वर्ल्ड वाइड वेब? बताइएगा। तो आप इसको सर्च ही नहीं कर सकते,
जैसे हमने आपको बताया था कि टॉर ब्राउज़र का यूज़ होता है यहाँ पर, तो जब तक आप टॉर ब्राउज़र का यूज़ नहीं करेंगे तब तक आप इस तक पहुँच ही नहीं सकते। और टॉर ब्राउज़र यूज़ कर लिया तो वहाँ हैक होने का खतरा बहुत है, क्योंकि ज़्यादातर हैकर्स जो हैं वो वहीं पर ही होते हैं जो टॉर ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, दैट इज कॉल्ड डीप वेब। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डीप वेब और एक होता है डार्क वेब, है ना। दोनों में डिफरेंस समझ लो। कई बार आपसे एग्जाम में डीप वेब के बारे में पूछा जाएगा या फिर डार्क वेब के बारे में पूछा जाएगा, दोनों में अंतर समझ लीजिए। बल्कि तीन तरीके के वेब होते हैं। एक होता है आपका सबसे पहले सरफेस वेब, दूसरा होता है डीप वेब और तीसरा होता है डार्क वेब। सरफेस वेब वो होता है जो हम लोग नॉर्मल सर्च कर सकते हैं। तो नॉर्मल जो हमारे सर्च में अवेलेबल होता है, जो हम लोग देख सकते हैं सर्च करके, दैट इज कॉल्ड सरफेस वेब। डीप वेब वो होता है जो हमारी सर्च में नहीं आता, नॉट इन सर्च, लेकिन ये लीगल होता है, दिस इज लीगल। जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कोई भी डॉक्यूमेंट हो गए, इनको डीप वेब में रखा जाता है कि हर कोई एक्सेस ना कर पाए। या फिर आपकी नासा की इंफॉर्मेशन हो गई या रॉ की इंफॉर्मेशन हो गई, है ना। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो काफ़ी सीक्रेट तरीके से रखी जाती हैं, दैट इज कॉल्ड डीप वेब। डार्क वेब क्या है, डीप वेब ही डार्क वेब में कन्वर्ट करने में मदद करता है। यानी एक ऐसी चीज जो लीगल थी लेकिन उसके बाद वो इलीगल में कन्वर्ट हो गई धीरे धीरे, है ना। जैसे हमने आपको बताया था डार्क वेब में जितने भी आपके क्राइम होते हैं, जितने भी आपकी गन्स हैं या जितने भी गोला बारूद है, माइनिंग्स हैं, इन सब की खरीदारी होती है ना। ट्रैफिकिंग आपकी होती है, पोर्नोग्राफी होती है। तो ये सब चीज़ें आपकी किस में काउंट की जाती हैं, डार्क वेब में, जो कि इलीगल है। ठीक है, तो डीप वेब लीगल है, डार्क वेब आपका क्या है, इलीगल है। सरफेस वेब वो है जो नॉर्मली हम लोग सर्च करते हैं और हमें मिल जाता है इंटरनेट पर। याद रखिएगा सरफेस वेब सिर्फ इंटरनेट का 5% है, 5 to 8% है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी का जितना भी परसेंट है, अराउंड 95 to 92%, वो आपका डीप और डार्क वेब है। तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट का जो यूज़ किया जाता है वो इन्हीं दोनों में यूज़ किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा था कि इट इज़ एनीथिंग विच योर सर्च इंजन कैन नॉट सर्च। तो आंसर क्या होगा, दैट इज कॉल्ड डीप वेब। सरफेस वेब को सर्च कर लेता है लेकिन डीप वेब को नहीं। विच सर्च इंजन इज मोस्ट सिक्योर, कह रहा है सबसे सिक्योर सर्च इंजन कौन सा है। जैसे हम लोग ज़्यादातर गूगल सर्च इंजन का यूज़ करते हैं, गूगल बाबा का यूज़ करते हैं सर्चिंग के लिए, लेकिन क्या गूगल सिक्योर है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, है ना। गूगल तो सबसे ज़्यादा प्रोन है आपके अटैक्स को लेकर। तो यहाँ पर सिक्योर कौन सा है? तो आंसर है डक डक गो। शायद आपने इसका नाम पहली बार सुना हो या सुन रखा हो आपने। तो यही सबसे आपका सिक्योर सर्च इंजन माना जाता है। बेडू आपका किसका सर्च इंजन है? तो बेडू आपका चाइना का है। बिंग कहाँ का है? माइक्रोसॉफ्ट का है। तो माइक्रोसॉफ्ट का बिंग हो गया, चाइना का बेडू हो गया, और सिक्योर हो गया आपका डक डक गो। ठीक है, चाइना का कहाँ से सिक्योर हो जाएगा? चाइना का तो सबसे ज़्यादा अनसिक्योर होता है ना। चाइना के आइटम क्या होते हैं, सिक्योर होते हैं कभी? है ना, दिवाली में लगाइए चाइना की झालरें, कितनी सिक्योर होंगी। सुबह लगाई शाम तक 2 दिन चल जाए, है ना, बहुत बड़ी बात मानी जाती। चलो, नेम द फाउंडर ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब जिस पे आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म में, इसके पापा का नाम बताइए। तो यूट्यूब के पीछे किसके कौन कौन फाउंडर्स छुपे हुए हैं? तो यूट्यूब बेसिकली आप जानते हैं गूगल का ही प्रोडक्ट है। गूगल का वीडियो प्लेटफॉर्म सपोर्टेड सर्विस है या सॉफ्टवेयर है। और इसके पीछे जो पर्सन है वो कौन है? स्टीव चैन, जावेद करीम और चैड हर्ली। इन तीनों ने मिलकर बनाया है ये यूट्यूब। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चारों नाम याद रखिएगा, स्टीव चैन, जावेद करीम और चैड हर्ली। नेक्स्ट देखिए,
व्हाट इज द IEEE स्टैंडर्ड फॉर वाईमैक्स? वाईमैक्स का IEEE स्टैंडर्ड क्या होता है ये बताइए। देखिए वाईमैक्स की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड इंटर कम्युनिकेशन माइक्रोवेव एक्सेस। वाईमैक्स बेसिकली क्या है, एक तरीके से माइक्रोवेव, जो वेव्स होती हैं आपकी माइक्रोवेव्स, उसके लिए वाईमैक्स टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जो वाईफाई के कंपैरिजन में थोड़ी सी इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड यूज होता है वो है 802.16, 802.16 IEEE स्टैंडर्ड का यूज होता है वाईमैक्स के केस में। वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ये इसकी फुल फॉर्म है, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। अब जरा IEEE स्टैंडर्ड के बारे में कुछ और बातें भी जान लीजिए। देखिए यहां पर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है सबसे पहले ईथरनेट का IEEE स्टैंडर्ड। ईथरनेट का होता है आपका 802.3। फिर इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट बनता है टोकन रिंग, टोकन बस पहले लिख देते हैं, फिर टोकन रिंग इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद वाईफाई का इंपॉर्टेंट बनता है, वाईमैक्स का इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक, और पैन इंपॉर्टेंट है। इनके पूछे जाते हैं IEEE स्टैंडर्ड, ठीक। तो याद रखिएगा ईथरनेट का IEEE स्टैंडर्ड क्या होता है 802.3, टोकन बस का होता है 802.4, टोकन रिंग का होता है 802.5, वाईफाई का भी हमने आपको बताया ही है, दैट इज 802.11, वाईमैक्स का भी हमने आपको बता दिया है 802.16, और पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका होता है 802.15। तो इतने आपके जो IEEE स्टैंडर्ड्स हैं ये काफ़ी फेमस हैं और यहाँ से कोई ना कोई एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इन्वेंटेड बाय ऊप्स। ऊप्स का कॉन्सेप्ट भी बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने इन्वेंट किया है? डेनिस रिच्ची, एलन के, जेम्स गॉसलिंग, बजार्ने स्ट्रॉस्ट्रप या रेसमस लेरेडॉर्फ, तो आंसर यहां पर क्या होगा? देखो हमने आपको कई बार एक चीज बताई है कि आपको अगर बाकी ऑप्शन पता होंगे तो आप एलिमिनेशन से भी यहां पर सही आंसर दे सकते हैं। जैसे डेनिस रिच्ची, ये सी प्रोग्रामिंग के फाउंडर हैं, जेम्स गॉसलिंग जावा के हैं, बजार्ने स्ट्रॉस्ट्रप C++ के हैं, और रेसमस लेरेडॉर्फ PHP के हैं। तो बचे कौन से? एलन के, जो कि ऊप्स के फाउंडर हो गए, ठीक। तो आंसर क्या होगा? एलन के इज द फाउंडर ऑफ ऊप्स। समझ में आ गया? अब देखो ऊप्स के बारे में कुछ चीजें समझ लो, ये होता क्या है। ऊप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या लैंग्वेजेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अब आप कहेंगे सर एस लिखा हुआ है यहाँ पर और आप एल लिख रहे हैं, तो ये लैंग्वेजेस का एस काउंट किया जाता है ना, इसी को हम लोग ऊप्स कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। होता क्या है ऊप्स? देखिए सबसे पहले वैसे तो BCPL आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी, जिसके बाद आपकी B बनी, फिर आपकी C बनी। तो C इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन C आपकी ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं थी।
इसके बाद जो आपकी बनी C++ जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी। तो क्वेश्चन ये उठता है कि C++ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जावा भी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, C# भी आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कैटेगरी में आती है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्या, जो इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के नाम से पहचानते हैं, है ना। इसके बारे में समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके कोड को रीयूज किया जा सके। फिर से, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके कोड को रीयूज किया जा सके। जैसे सपोज करिए, आजकल आप देखते हैं कि हर चीज आपको मार्केट में रेडीमेड मिल जाती है ना। जैसे अगर आपको कोई मंदिर खरीदना है तो पहले के टाइम पर वुडवर्क करके आपको बनवाना होता था ना, आजकल भी बनवा सकते हैं, लेकिन आजकल आप देखते हैं कि वही चीजें आपको रेडीमेड मिल जाती हैं मार्केट में। हर एक चीज, जैसे आपको बेड चाहिए, बेड रेडीमेड है ना, बना बनाया बढ़िया सा आपको मिल जाएगा। सोफा विद बेड आपको अटैच मिल जाएगा, है ना। हर चीज आपको क्या मिल रही है, रेडीमेड मिल रही है। तो इस रेडीमेड के कॉन्सेप्ट पर ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी उतर आई। उसने कहा कि होता क्या है कि जब कोई किसी को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए देता है तो अगले के पास समय नहीं होता। वो कहता है मैं 15 दिन के अंदर सॉफ्टवेयर बना के दे दीजिए। 15 दिन मजाक है क्या, है ना। 15 दिन तो सिर्फ ये समझने में लग जाता है कि बेसिकली उस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है। SDLC जिसको हम बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, है ना, जितनी फेजेस होती हैं उसमें सबसे पहली स्टेज होती है आपकी एनालिसिस करना, रिक्वायरमेंट की एनालिसिस करना कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या पॉसिबल है, क्या रेट हो सकता है, ब्ला 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 एंड सो ऑन। लेकिन जो डेवलपर हो, जो कस्टमर होता है, वो कहता है कि हमें 15 दिन के अंदर चाहिए। तो इन्होंने इस प्रॉब्लम को देखते हुए क्या कहा कि क्यों ना हम कोड को बना के रख लें और इसको हर जगह अलग अलग प्रोग्राम्स में रीयूज कर पाए, है ना, रेडीमेड कोड। आजकल 15 दिन छोड़िए, एक दिन 24 घंटे के अंदर आपको सॉफ्टवेयर तैयार मिलता है। ये क्रेडिट किसको जाता है, ऊप्स को ही जाता है। क्यों, क्योंकि हर एक चीज इन्होंने क्या की हुई है, कंपाइल करके रखी हुई है, सारा कोड उन्होंने एक जगह पे रखा हुआ है। अब जैसी रिक्वायरमेंट आती है उसके अकॉर्डिंग फिट करते हैं, लीजिए सॉफ्टवेयर तैयार, है ना। जैसे अगर आपको जैसे कोई कंपनी खड़ी करनी है आजकल के टाइम पर, तो कितनी देर लगती है, मुश्किल से 3 से 4 दिन के अंदर पूरा सेटअप तैयार हो जाता है, जहाँ भी आप चाहें, है ना। स्टील का चाहें स्टील का हो जाता है, कई सारे ऐसी चीज़ें आती हैं कि पूरी आपकी 3-4 दिन के अंदर पूरी कंपनी खड़ी हो जाती है। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर के साथ में भी किया जाता है, और ये क्रेडिट जाता है किसको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज होता है, रियल वर्ल्ड से कनेक्ट किया जाता है, क्लासेस का यूज किया जाता है, जहाँ पर चीज़ों को कॉल करवाया जाता है और यूज कर दिया जाता है। तो इस बेहद शानदार तरीके को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि C++ भी है, जावा भी है, C# भी है। लेकिन अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि आपकी फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, सबसे पहली प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, तो आंसर यहां पर होता है स्मॉल टॉक। ये आपकी सबसे पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपसे पूछा जाए कि सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन सी है, तो आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, C++। ये सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। बाकी जावा भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, C# भी है ना। लेकिन प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कौन सी आएगी, स्मॉल टॉक पहली, और सेमी में कौन सी आएगी, C++ आएगी। तो शायद कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे कि ऊप्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है। अब यहाँ पर आपको कई चीज़ें और भी समझनी होंगी आगे, जब हम आपको लेक्चर में बता रहे होंगे, तो ये बता रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसी भी प्रोग्रामिंग को हम तब कहते हैं जब उसमें कई सारे फीचर्स होते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट होता है, क्लासेस होता है, इनकैप्सुलेशन होता है, डेटा बाइंडिंग होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनहेरिटेंस होता है। तो ये सारे फीचर्स अगर होंगे तो हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या बोलेंगे, ऊप्स बोलेंगे। यानी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऊप्स में कन्वर्ट होने के लिए इतने पॉइंट्स का होना कंपलसरी है ना। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इतने ही पॉइंट्स को समझिएगा। तो ये ऊप्स के बारे में आप समझ गए हैं थोड़ा बहुत कि इसको किसने डेवलप किया था, किसने इन्वेंट किया था, एलन के ने।
और इसकी बेसिक किसे हम ऊप्स बोलते हैं, इसके फंडामेंटल को भी आप समझ चुके हैं। कोई डाउट गाइज यहां तक? एनी डाउट बताइएगा। तो ये जो लेक्चर्स हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो आपको एक बेसिक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, किस कॉन्सेप्ट पर हमें क्वेश्चन को आंसर करना होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम इस लैंग्वेज को समझ पाएँ, क्वेश्चन के पैटर्न को समझ पाएँ, और कैसे आंसर करना है, टॉपिक का क्या मतलब है ना, इसको हम समझ पाएँ। तो आई थिंक कि यहाँ तक सफिशिएंट है, आज यहीं तक रखते हैं। रेस्ट वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।